अगली सुबह अभिनव तैयार होकर अपने रूम से निकले। उन्होंने देखा कि आशुतोष और समीर दोनों डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। सुबह के ब्रेकफास्ट के साथ ही दोनों कुछ डिस्कशन भी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग भैया। समीर ने अभिनव को उस तरफ आता देखा। थोड़ी दूरी पर से लाउड वॉइस में कहा। समीर की आवाज सुनकर आशुतोष भी चुप हो गया था, जैसे कि वो कोई इशारा था। असल में समीर ने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि आशुतोष को पता चल सके कि कोई इस तरफ आ रहा है, और उन दोनों ने अपना डिस्कशन वहीं रोक दिया। अभिनव ने पास आते हुए समीर से कहा, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? नथिंग भैया, ऑफिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये तो पक्का है कि इतना बड़ा एम्पायर संभालना आपके अलावा किसी के बस का नहीं है। मैं तो एक दिन में समझ गया था ये बात। पता नहीं कैसे इतने सालों से आपने मित्तल ग्रुप को नंबर 1 पर रखा है। समीर ने अभिनव के सवाल का जवाब दिया, साथ ही साथ बात को बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें उसमें जोड़ दी। अभिनव ने बैठते हुए कहा, और बटरिंग में तुम नंबर 1 हो समीर। ऐसा लगता है कि तुम कुछ और भी कहना चाहते हो। इतनी देर में नौकर अभिनव के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। समीर ने वेट किया जब तक वो ब्रेकफास्ट सर्व करके अलग ना हो जाए। उसके बाद वो अभिनव से बोला, मैं ये सोच रहा था भैया कि हम मीडिया से कब तक डरेंगे। हमें मीडिया से डरने की जरूरत ही क्या है? आखिर शादी कोई क्राइम तो है नहीं। आशुतोष अगर शादी कर भी रहा है तो ये मीडिया में पॉजिटिव न्यूज होनी चाहिए। समीर की बातों को पूरा सुनने के बाद अभिनव ने उससे कहा, तुम्हारी बात सही है समीर, ये बेशक एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में गई है उससे इसमें नेगेटिविटी आ गई है, या यूं कहे कि इसे नेगेटिव वे में पेश किया गया है। किसने, ये नहीं पता, और जिस तरह से ये न्यूज फैली है उसे ये लगता है हम लोगों ने ही इसे अपने पर्सनल अटेंशन के लिए स्प्रेड किया है। इतना कहकर अभिनव अपने ब्रेकफास्ट को खाने लगे। समीर यहाँ तक तो समझ चुका था, या यूं कहे कि वो जानता था कि इस खबर के क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। मीडिया ने इसी तरह इस न्यूज को दिखाया था जिससे लगे कि मित्तल्स इस शादी को बिजनेस प्रमोशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अभिनव ने आगे कहा, अब रही बात मीडिया की, तो हम डर नहीं रहे समीर, लेकिन जो हालात हमारी वजह से शर्मा फैमिली के हुए हैं, इस स्थिति में यही बेहतर होगा कि हम मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखें। मैं चाहता हूँ कि आशुतोष मीडिया के सामने ना जाए, क्योंकि मुझे ये डर नहीं कि वो लोग हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे, बल्कि मुझे डर इस बात का कि आशुतोष उन लोगों से उलझ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे आशुतोष, कि तुम जहां पर भी जाओ मीडिया तुम तक ना पहुंचे। अभिनव ने आशुतोष से कहा। जी भैया। आशुतोष ने अभिनव से सिर्फ इतना ही कहा। और ऑफिस में अभी क्या कंडीशन है समीर? अभिनव ने वहां के हालात जानने के लिए समीर से पूछा। समीर ने उन्हें बताया कि किस तरह से पत्रकार अभी भी पूरे मामले को जानने और समझने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कुछ पत्रकार तो कल से उनके ऑफिस के बाहर डेरा डाले बैठे हैं। ठीक है भैया, मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आशुतोष को भी क्लाइंट मीट के लिए जाना था, तो हम साथ ही निकलते हैं, समीर ने अभिनव से कहा। ठीक है। फिर थोड़ा रुककर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने आशुतोष से कहा, रवि को अपने साथ रखना आशुतोष, अभी की कंडीशंस में जरूरी है। आशुतोष ने हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद अभिनव ने अपनी कॉफी उठाई और कल के बारे में सोचने लगे, जब आरोही ने उनसे कहा था कि वो शादी कैंसिल कर दे। अभिनव ने इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। उन्होंने आरोही को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस कंडीशन में वो थी उसे समझा पाना नामुमकिन था। अभिनव ने सोचा कि अगर वो ये बात माँ को बताते हैं तो भी कोई फायदा नहीं, बल्कि वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। आशुतोष की शादी की बात सुनकर वो सबसे ज्यादा खुश थी। वहीं माया को ये सब बताने का कोई सेंस नहीं था। अभिनव खुद को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे इस बात का जिक्र करे, किससे मदद ले। तभी उन्हें कुछ याद आता है कि वो जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने लग पड़ते हैं। हॉस्पिटल में आरोही अपनी मॉम के पास बैठे बैठे ही सो रही थी। उसने अपना सर अपनी मॉम के बेड के ऊपर रखा था। उसकी आंखें बंद थी। असल में वो पूरी रात जाग रही थी और सुबह 7-8 बजे के आसपास उसकी आंख लग गई थी। अपने डैड को उसने पिछली रात ही घर भेज दिया था। उन दोनों ने तय किया था कि वो दोनों बारी बारी से यहाँ रुकेंगे, ताकि जब भी मिसेस शर्मा को होश आए उन दोनों में से कोई ना कोई वहाँ उपस्थित हो। और वैसे भी हॉस्पिटल का स्टाफ 24 घंटे अलर्ट रहता था, इसीलिए उन्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। आरोही सोते हुए बड़ी खूबसूरत दिख रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे, उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपना सर उस पर रखा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, लेकिन फिलहाल वो सोते हुए काफी रिलैक्स लग रही थी। राजेश जी जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे और आईसीयू में एंटर हुए, उन्होंने सबसे पहले आरोही को देखा। सोते हुए वो बहुत मासूम लग रही थी। राजेश जी ने एक नजर ममता जी की तरफ देखा, जो अभी भी बेहोश थी। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया था। इसके बाद राजेश जी ने आरोही को देखा। उन्होंने प्यार से आरोही के सर पर हाथ फेरा।
आरोही नींद में जरूर थी, लेकिन उसके सर पर हाथ फेरने का एहसास होते ही वो झट से जाग गई। शायद उसे लगा कि यह उसकी मॉम है। वो जागते ही मॉम की तरफ देखने लगी। राजेश जी को एक पल के लिए जानकर बुरा लगा कि आरोही ने ये समझा कि उसकी मॉम को होश आ गया है, जबकि ऐसा नहीं था। आरोही ने पलटकर अपनी डैड की तरफ देखा। राजेश जी अपने इमोशंस छुपाते हुए उसे कहने लगे, मैंने कहा था कि मैं यहाँ नाइट स्टे कर लेता हूँ। इट्स ओके डैड। आरोही ने बस इतना ही कहा। राजेश जी ने फिर से उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, ठीक है, अब तुम घर जाओ और थोड़ी देर आराम कर लेना। सारी रात तुम सोई भी नहीं हो। आरोही ने अपनी डैड की बातों से एग्री करते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर चार्जिंग पे लगा हुआ अपना मोबाइल लेकर आईसीयू से बाहर आ गई। जैसे वो हॉस्पिटल के मेन डोर के पास पहुंची, सूरज की एक तेज रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। दिन काफी निकल चुका था और आरोही रात भर आईसीयू के उस वार्ड में बैठी थी जहाँ रोशनी बहुत हल्की थी। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दोनों हाथ आंखों पे रख लिए। धीरे धीरे उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर से हटाए और कांच के दरवाजे के बाहर से आती हुई सूरज की किरणों के साथ अपनी आंखों का तालमेल बिठाने लगी। आरोही ने देखा कि कुछ मीडिया वाले अभी भी हॉस्पिटल के बाहर थे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें दूर रखा हुआ था ताकि बाकी लोगों को और पेशेंट्स को इससे तकलीफ ना हो। आरोही भी उन लोगों को इग्नोर करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा कवर कर लिया। वो छुपते हुए वहां से बाहर निकल रही थी कि तभी सामने से आते एक विजिटर से उसका शोल्डर टकरा जाता है। वो विजिटर और आरोही दोनों ही थोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, लेकिन तुरंत संभल जाते हैं। आरोही की गर्दन नीचे की तरफ थी और वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इंसान यही कोशिश कर रहा था। आरोही बिना नजरें ऊपर किए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उससे टकराने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि आशुतोष मित्तल ही था, और वो भी उसी की तरह अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए मीडिया से बचते बचाते हॉस्पिटल पहुंचा था। उसके हॉस्पिटल आने की बात सिर्फ समीर जानता था। उसने भी उसे मना किया था। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो यही बात कर रहे थे कि अभिनव को ये बात बतानी चाहिए। आशुतोष के कहने पर ही समीर चुप रहा और फाइनली आशुतोष और रवि अब हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। आरोही हॉस्पिटल से बाहर थी और दोनों एक दूसरे के इतना करीब से गुजरने के बाद भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। आशुतोष को एक पल के लिए यूं लगा जैसे वो इस एहसास को पहले भी कहीं महसूस कर चुका है। वहीं आरोही को भी यही ख्याल आया, लेकिन वहां से निकलने की जल्दी में दोनों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। आरोही ने जल्दी से ऑटो रिक्शा रुकवाया, उसमें बैठकर अपने घर के लिए चली गई। आशुतोष ने एक स्कार्फ पहना हुआ था ताकि उसका चेहरा कोई देख ना पाए। वो जैसे उस एरिया में दाखिल हुआ जहाँ मिसेस शर्मा एडमिट थी, हॉस्पिटल स्टाफ की एक नर्स ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी सर, आप इस तरह से नहीं जा सकते, ये प्राइवेट पेशेंट्स के लिए है। रवि के तैनात किए गए दो आदमी वही कुछ दूरी पर खड़े थे। इतनी देर में वो वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा और कुछ दूरी से रवि भी आ रहा है, और आशुतोष ने तब तक अपने चेहरे से स्कार्फ को हटा लिया था। गुड मॉर्निंग मिस्टर मित्तल। उन दोनों आदमियों ने आशुतोष को पहचानते ही सैल्यूट किया। उस नर्स ने देखा कि जिसे वो लोग मिस्टर मित्तल कह रहे हैं वो एक हैंडसम सा नौजवान है। न्यूज चैनल पर उसने आशुतोष की दिखाई जा रही फोटोज देखी थी, जो काफी पुरानी थी शायद। अपने सामने इतने हैंडसम इंसान को देखकर जैसे वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। आशुतोष ने उसकी तरफ देखा। वो किसी और ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी। तब तक रवि भी वहां पहुंच गया था। रवि ने इशारा किया और वो दोनों आदमी आशुतोष को आईसीयू वार्ड तक लेकर गए। संजना ने नोटिस किया कि इन सब हंगामे के बीच वो काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। वो इस वक्त अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उस बड़े से बंगले में खुद को वो तन्हा महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि माया से जाकर बात की जाए। वो उठी और माया के रूम की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि अभिनव जल्दी सुबह उठ जाया करते हैं, इसलिए माया अपने कमरे में अकेली ही होगी। जैसे ही वो माया के कमरे के पास पहुंची, उसने देखा कि उसका डोर थोड़ा सा ओपन था। फिर भी वो नॉक करके आगे बढ़ना चाह रही थी कि उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई थी। माया किसी से फोन पर बात कर रही थी। हर बार लापरवाही, इस तरह कभी मकसद पूरा नहीं होगा। माया के कुछ शब्द संजना के कान तक पहुंचे। संजना को काफी कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो दरवाजे के बाहर थी और माया काफी धीमी आवाज में बात कर रही थी। लेकिन संजना को यही समझ आया कि माया किसी मकसद के बारे में, उसे पूरा करने में हुई लापरवाही के बारे में बात कर रही थी। संजना ने पहले तो सोचा कि इस तरह की किसी की पर्सनल बातें सुनना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं गया, क्योंकि माया और वो कब से एथिक्स की बातें करने लगे। वो दोनों भी तो आखिर आशुतोष की शादी आरोही से तुड़वा ही रहे थे, और ये गलत ही था। संजना ने अपने कानों को थोड़ा और करीब लिया ताकि वो माया की बातें सुन सके। हर बार तुम्हारी नाकामी मेरे मकसद को चकनाचूर नहीं कर सकती। तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना मुझे को रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो सकता, मुझे अभी बता दो। माया इस वक्त काफी गुस्से में थी।
संजना को अभी भी उसकी बातें स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसने थोड़ा और खुद को एडजस्ट करना चाहा। लेकिन इस कोशिश में उसका सर दरवाजे पर हल्के से टकराया और नॉक करने जैसी आवाज हुई। माँ ये आवाज सुनकर अलर्ट हो गई और बोली, मैं बाद में कॉल करती हूँ। संजना ने माया की कॉल डिस्कनेक्ट करने वाली बात सुन ली थी। वो नहीं चाहती थी कि माया समझे कि कोई उसकी बात छुपकर सुन रहा है, इसीलिए उसने खुद ही संभलते हुए डोर को नॉक कर दिया। दी, मैं हूँ, क्या आप अंदर हो? हाँ संजू, मैं अंदर ही हूँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। माया ने संजना की आवाज पहचानते हुए वहीं बैठे बैठे कहा। माया की आवाज सुनकर संजना ने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और अंदर चली गई। उधर हॉस्पिटल में आशुतोष मिसेस शर्मा से मिल चुका था। वो अभी भी होश में नहीं आई थी। उसने कुछ देर राजेश जी से बात की, उन्हें आश्वासन भी दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इस हॉस्पिटल का पूरा खर्च भी अभिनव ही उठा रहा था। आशुतोष ने राजेश जी से कहा कि वो अभिनव को उसके यहाँ आने के बारे में न बताए, क्योंकि गुरुजी के कहे अनुसार उसे और आरोही को शादी से पहले एक दूसरे से नहीं मिलना है। अब जबकि आरोही ज्यादा से ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में रहेगी, तो आशुतोष के वहाँ आने पर मनाही थी। राजेश जी ये सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने आशुतोष को वहाँ आने के लिए शुक्रिया कहा और किसी को ये बात नहीं बताने का प्रॉमिस किया। राजेश जी से मिलने के बाद आशुतोष और रवि दोनों दोबारा मीडिया से बचते हुए अपनी कार में पहुंच गए। रवि ड्राइविंग सीट पर था और आशुतोष पिछली सीट पर था। अब कहाँ चलना है सर? रवि ने कार में बैठते हुए पूछा। आशुतोष ने कुछ पल सोचा, फिर रवि से कहा, उस न्यूज़पेपर के ओनर का क्या हुआ? उसे उसके घर पर वापस पहुंचा दिया है और साफ साफ कहा है कि उसकी इस मिनी किडनैपिंग के बारे में किसी को भी ना बताए, वरना अगली बार उसकी फैमिली को सच में किडनैप कर लिया जाएगा। रवि ने आशुतोष को न्यूज़पेपर वाले वर्मा जी के बारे में बताते हुए कहा। फैमिली की किडनैपिंग वाली बात सुनकर आशुतोष ने रवि की तरफ देखा। रवि समझ गया था आशुतोष क्या कहना चाहता था। उसने थोड़ा पीछे मुड़कर कहा, सिर्फ धमकी थी सर, हम किसी की फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाते, बिजनेस पर्पस के लिए। वो मीडिया वाला था, इसीलिए कभी भी नहीं मानता। हमने उसकी कमजोरी का सिर्फ फायदा उठाया है। रवि ने आशुतोष को स्पष्टीकरण देते हुए कहा। इससे पहले भी बिजनेस को लेकर आशुतोष ने कई लोगों को धमकाया था। रवि और आशुतोष कभी भी अपने बिजनेस में फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे। ये उनके कुछ एथिक्स में से एक था। आशुतोष ने रवि की बात सुनने के बाद कहा, वैसे भी तो हमारे किसी काम का नहीं निकला वो। उसे किसी ने एनवेलप में काफी सारे रुपए और कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे इस न्यूज को छापने के लिए। कैसे फोटोग्राफ सर? रवि ने पूछा। अभिनव भैया के राजेश जी के घर जाने वाले फोटोज, फिर उनके गुरुजी के आश्रम जाने वाले फोटोज। कोई है जो हम पर नजर रख रहा है रवि, हमें पहले से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। मैं सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा बढ़ा देता हूँ सर। आशुतोष ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। हाँ ठीक है, लेकिन उतना काफी नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द पता करना होगा कि कौन है वो जो हम पर इतने करीब से नजर रखे हुए है। फिलहाल यहाँ से चला जाए। आशुतोष की बात सुनकर रवि ने कार स्टार्ट की और वो दोनों वहां से चले गए। आरोही थक चुकी थी। पूरी रात हॉस्पिटल में जागने के बाद वो घर पहुंचने वाली थी। उसे काफी नींद आ रही थी और जोर की भूख भी लगी थी। आरोही ने महसूस किया कि उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो घर पहुंचकर कुछ बना सके खुद के लिए। वो तो बस अपनी मॉम की फिक्र में बेसुध हो चुकी थी। फिलहाल उसने घर जाकर आराम करने का सोचा, ताकि शाम तक फ्रेश फील कर सके और हॉस्पिटल वापस जा सके। ऑटो रिक्शा कुछ देर में आरोही के घर पर पहुंच गया। आरोही ने उसे पैसे दिए और उतर गई। आरोही ने एक नजर अपने घर को देखा। कल तक जिसमें वो उसकी मॉम डैड के साथ थी, वहां बस खुशियां रहती थी। आज उसे बड़ा सुनसान दिखाई दे रहा था। आरोही भारी मन से आगे बढ़ती हुई अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। जैसे उसने अपने पर्स से चाबी निकाली, उसने ध्यान दिया कि डोर लॉक नहीं था। ये कैसे हो सकता है? क्या डैड घर लॉक करना भूल गए? आरोही ने मन में सोचा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या ये भी किसी मीडिया वाले का काम है जो खबर बनाने घर में घुस गया था? नहीं, वो लोग तो बस इंटरव्यू चाहते थे। ऐसी हरकत कौन करेगा? आरोही अपने ख्यालों में थी और सोच रही थी कि आखिर घर का मेन डोर लॉक क्यों नहीं था कि तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आई, कुछ सामान इधर उधर होने की। आरोही को पक्का यकीन हो चला, घर में कोई है। कौन हो सकता है? क्या कोई जबरदस्ती घर में घुस गया है? कोई चोर या फिर कोई अनजान दुश्मन? एक तो रात भर जागने की वजह से उसकी मॉम की ऐसी हालत की वजह से आरोही अब फ्रस्ट्रेट सी हो गई थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था।
और आरोही कोई कमजोर लड़की भी नहीं थी। उसने गुस्से में वहीं पास में रखी लोहे की रॉड को उठा लिया जो कि गार्डन एरिया में यूज होती थी। वो पूरे गुस्से में दरवाजा खोलते हुए घर के भीतर घुसी। जिस किसी ने भी उसके घर में बिना इजाजत घुसने की कोशिश की थी वो आज उसे नहीं छोड़ेगी। आरोही अब थकी हुई नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें पहले से ज्यादा एनर्जी आ चुकी थी। आरोही ने सावधानी से एक जोरदार धक्का दिया मेन डोर पर। आवाजें हॉल में से आ रही थी, इसीलिए वो पूरी तरह से अलर्ट थी। दरवाजा खुलते ही उसने लोहे की रॉड को हवा में उठा लिया और पूरी तरह से अलर्ट रहते हुए गुस्से से अंदर घुसी। उधर अभिनव भी आशुतोष की तरह ऑफिस नहीं जा रहे थे, लेकिन आरोही की शादी से इनकार के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने ये बात अभी तक किसी को बताई नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि ये सबको पता चले आरोही को मनाना जरूरी था। कोई और रास्ता न देखकर अभिनव ने गुरुजी के आश्रम जाने का फैसला किया और आशुतोष और समीर के जाने के बाद खुद आश्रम के लिए निकल पड़े। अभिनव ने किसी को भी आश्रम जाने वाली बात बताई नहीं, क्योंकि गुरुजी ने जो कुछ भी उन्हें बताया था वो उनके अलावा कोई नहीं जानता था। अभिनव जितना जल्दी हो सके आश्रम पहुंच चुके थे। वो काफी तेज ड्राइव करके आए थे। आश्रम पहुंचते ही उन्हें ब्रह्मानंद जी मिले। अभिनव ने उन्हें प्रणाम किया और गुरुजी से मिलने की इच्छा जताई। गुरुजी उस वक्त एकांत में ध्यान कर रहे थे। वो आश्रम के पीछे बने तालाब से कुछ दूरी पर बने एक छोटे से टीले पर बैठे हुए थे। ये इलाका जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था। इस तरफ कोई भी नहीं आता था, क्योंकि ये गुरुजी का एकांत में ध्यान करने का स्थान था। कभी कभी गुरुजी कई दिनों तक वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे रहते थे। गुरुजी के यहाँ आने का अभिप्राय यही होता था कि अब वो अपनी ध्यान मुद्रा को कब विराम देंगे इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। ब्रह्मानंद जी अभिनव को लेकर उस तरफ पहुंचे। दूर से उन्हें गुरुजी की तरफ इशारा करते हुए बोले, गुरुजी आज सुबह ही वहां गए हैं और क्योंकि उन्हें ध्यान में कितने दिन बीतेंगे ये कोई नहीं बता सकता, तो हमारे पास यही विकल्प है, हम उनकी प्रतीक्षा करें। लेकिन ब्रह्मानंद जी, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गुरुजी के आदेश से हमने सब कुछ किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताइए। अभिनव ने हाथ जोड़ते हुए ब्रह्मानंद जी से कहा। ब्रह्मानंद जी इस आश्रम में कई वर्षों से थे। वो गुरुजी के सबसे करीबी शिष्यों में प्रमुख थे और गुरुजी की अनुपस्थिति में आश्रम की देखरेख और व्यवस्था वो ही संभालते थे। उन्होंने अभिनव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मैं आपको कोई मार्ग नहीं दिखा सकता अभिनव जी, मैं तो खुद गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर चलता हूँ, इसीलिए उनसे बेहतर आपको कोई सलाह नहीं दे सकता। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त ध्यान मुद्रा में है, कब वापस लौटेंगे ये अनिश्चित है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कुछ दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि गुरुजी कुछ दिनों में वापस आते हैं तो आपको मार्ग बता देंगे। ब्रह्मानंद जी की बातें काफी क्लियर सी थी। वो जानते थे कि गुरुजी ने उन दोनों की कुंडलियां देखी है, इसीलिए वो उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं। अभिनव ने उनसे कहा, आपकी बात सही है, लेकिन कंडीशन सब पहले जैसी नहीं है। मेरा गुरुजी से बात करना बहुत जरूरी है। सब कुछ विपरीत हो चुका है, मुझे किसी भी हाल में गुरुजी से मिलना ही है। अभिनव बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे। उन्हें इतना परेशान पहले कभी ब्रह्मानंद जी ने नहीं देखा। उन्होंने कंडीशंस को समझते हुए अभिनव से कहा, यदि परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी है तो मैं आपके लिए बस यही कर सकता हूँ कि एक विघ्नहरण जाप करूं, ताकि आपके कार्यों में आई हुई बाधाएं कुछ कम हो जाए। लेकिन मार्ग बताने का कार्य तो बस गुरुजी ही कर सकते हैं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। इतना कहकर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अभिनव भी उनकी बात समझ सकते थे। अभिनव ने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और ब्रह्मानंद जी वहां से चले गए। अभिनव ने उनके जाने के बाद गुरुजी की तरफ देखा। वो इस वक्त घने पेड़ों की छांव में बने एक टीले पर ध्यान मग्न बैठे थे। गुरुजी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके चारों तरफ हरी भरी लताएं और झाड़ियां थी। अभिनव इस वक्त उस शांत तालाब के पास खड़े थे, जहां से टीले की दूरी लगभग 300-400 मीटर तय होगी। वहां का वातावरण इतना शांत था, किसी भी इंसान के मन से भारी तनाव खत्म हो सके। असल में अभिनव भी वहां काफी शांति का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने वहां से जाने की जगह वहीं कहीं बैठकर मन को शांत करने का विचार किया। अभिनव ने अभी तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ देखा, जिसकी जड़ें जमीन से काफी ऊपर तक थी। उसी वजह से बैठने की जगह बन चुकी थी। अभिनव वहां जा बैठे और उन्होंने एक बार गुरुजी की तरफ देखकर प्रणाम किया, फिर अपनी आंखें बंद करके वहीं पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर बैठ गए। वहीं आरोही इस वक्त इतने गुस्से में थी कि वो शायद किसी का मर्डर भी कर सकती थी। उसने जैसे ही रॉड लेकर अपने घर के हॉल में एंटर किया, उसने देखा कि सामने सैम खड़ी थी। उसके हाथ में झाड़ू थी। आरोही को देखकर वो चीख पड़ी, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सफाई कर रही थी। सैम ने झाड़ू एक तरफ फेंकते हुए कहा। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए, जैसे उस पर किसी ने गन पॉइंट की हो। उसने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी, लेकिन उसे एहसास हुआ था
कि उसने आंखें बंद करने से पहले आरोही को देखा है। सैम ने डरते हुए धीरे से अपनी आंख खोली और सामने देखकर बोली, आरोही। आरोही के रॉड पकड़े हुए हाथ हवा में थे। उसने भी आश्चर्य से कहा, सैम। वो दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि इस हालत में वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। सैम ने पहली बार आरोही को इतने गुस्से में देखा था, जबकि सैम के हाथ में झाड़ू थी और वो घर की सफाई कर रही थी। इस बात पर तो कोई सपने में भी यकीन नहीं कर सकता था। वो दोनों उसी पोजीशन में थे कि उन्हें एक और आवाज सुनाई थी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? ये तीसरी आवाज शनाया की थी, जो इस वक्त किचन के दरवाजे पर खड़ी थी, उन दोनों को देख रही थी। आरोही ने तुरंत लोहे की रॉड को नीचे फेंक दिया और सैम की तरफ दौड़ कर आई, उसे हक कर लिया। थैंक गॉड इट्स यू सैम। आरोही अब काफी रिलैक्स लग रही थी। शनाया भी दौड़कर वहां पहुंची और दोनों को हक कर लिया। क्या हुआ आरोही, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ये सब क्या है? सैम ने कहा। सैम का इशारा उस लोहे की रॉड की तरफ था। आरोही इसकी बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुई। कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि कोई ऐसे घर में घुस आया है जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आई? तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया था हॉस्पिटल जाने से पहले, ताकि तुम जब यहाँ पर आओ तो कोई घर पर हो। मैंने सैम को कॉल किया था, वो हॉस्पिटल जाने वाली थी, इसीलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया। शनाया ने आरोही को एक्सप्लेन करते हुए पूरी बात बताई। ओह, लगता है डैड बताना भूल गए होंगे, बट थैंक्स यार, तुम दोनों यहाँ हो। मुझे काफी लोनली फील हो रहा था। आरोही ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। शनाया भी उसके पास बैठ गई थी और उसे प्यार से कहा, हमारे रहते तुम्हें कभी लोनली फील नहीं होगा आरोही, प्रॉमिस। सैम उन दोनों को वहीं पास खड़ी देख रही थी। उसने अपने दोनों हाथ बांध लिए थे। उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाउ क्यूट यार। लेकिन मैं तुम दोनों का रोना धोना देखने नहीं आई हूँ, यहाँ थोड़ा सा चिल मारने आई हूँ। कम ऑन यार, थोड़ा चिल मारो। सैम ने काफी बनावटी अंदाज में ये सब कहा था, जिस तरह से वो कॉलेज में कहा करती थी। उसकी बात सुनकर शनाया और आरोही मुस्कुरा दी। असल में आरोही के डैड ने ही शनाया और सैम से कहा था कि वो आरोही को अकेलापन महसूस न करने दे। उन्हें पता था आरोही अकेले में बस अपनी मॉम की फिक्र करती रहती और रोती रहती। शनाया भी उठकर खड़ी हुई और माहौल को लाइट करने के लिए थोड़ा चहकते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तीनों आज गर्ल्स पार्टी करने वाली हैं आरोही के घर पर। आरोही को अजीब सा लगा। शनाया ने गर्ल्स पार्टी कहा था, जबकि इस हाल में आरोही की मॉम हॉस्पिटल में थी। उन्हें होश भी नहीं था। ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता था कि वो यहाँ पार्टी करेंगे? आरोही को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। उसने कहा, शनाया, मैं बहुत थक गई हूँ, तुम्हें तो पता ही है। आरोही अपनी बात खत्म कर पाती इससे पहले सैम ने उसके पास बैठते हुए कहा, लिसन आरोही, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हॉस्पिटल जाने से पहले हमें यहाँ बुला लिया। मेरे डैड की तरह नहीं, जिन्हें सिर्फ बिजनेस से मतलब रहता है। मेरे डैड मुझे कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होने देते, लेकिन बचपन से मैंने उन्हें सिर्फ उतना ही देखा है जितना मेरे किसी पड़ोसी या दूर के रिश्तेदार को। यू आर लकी आरोही, और इसीलिए तुम्हारे डैड ने हमें यहाँ जिस तरह से बुलाया है उसे हमें पूरा करने दो। शाम को हम सब हॉस्पिटल साथ में चलेंगे। सैम की बात सुनकर आरोही को काफी अच्छा फील हुआ था। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये पार्टी मतलब? ओह कम ऑन, आज की पार्टी मेरी अल्कोहल वाली पार्टी से अलग होगी। आज हम लोग घर की सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, पजल सॉल्व करेंगे। आरोही रेस्ट भी करेगी। ओवरऑल हम आज गर्ल्स की तरह रिएक्ट करेंगे। सैम ने बहुत एक्साइटेड होते हुए दोनों को प्लान बताया। जैसे कि सैम की बात खत्म हुई, शनाया ने कहा, एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्ट करेंगे? हम गर्ल्स ही हैं, ओके? ओह, तब तो ये काम इजी होगा। सैम ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया। उन दोनों की बातें सुनकर आरोही हंसने लगी थी। हंसते हंसते वो बोली, तुम दोनों ना पागल हो गई हो। सैम और शनाया भी उसके साथ हंसने लगे थे। फिर सैम ने कहा, देखो आरोही, सब ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत जल्दी घर वापस आएंगी और फिर हम मेरी वाली पार्टी करेंगे। टेंशन मत लो, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, और अभिनव सर भी तो है। वो कितने अच्छे से आंटी का ख्याल रख रहे हैं, और फिर तुम्हारी शादी के लिए आंटी को जल्दी से ठीक होना ही पड़ेगा। शनाया ने जैसे आरोही के सामने अभिनव और आशुतोष के बारे में जिक्र किया, आरोही के चेहरे का रंग बदल गया था। वो गुस्से से बोली, मित्तल्स का एहसान नहीं चाहिए मुझे, उनका हर कर्ज मैं ब्याज के साथ वापस करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो आरोही? सैम ने हैरान होते हुए पूछा। अभी कुछ देर पहले आरोही का मूड ठीक हो चुका था, फिर अचानक से उसे क्या हुआ? मित्तल्स का नाम सुनकर उसे ऐसा हुआ कि वो उनका कर्ज लौटाने जैसी बातें करने लगी। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरोही ने खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, जिसकी वजह से आज मॉम इस हालत में है
वो कोई और नहीं बल्कि आशुतोष मित्तल है। पिछली बार भी जब मॉम बीमार पड़ी थी तब आशुतोष ही मुझसे टकराया था। इस बार भी उसी वजह से मॉम को दोबारा से हॉस्पिटल जाना पड़ा है। आरोही, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? ऐसी बचकाना बातें कर रही हो? सैम ने उसे दोबारा टोका। वो जानती थी कि आरोही की कंडीशन अभी ठीक नहीं है और ऐसी हालात में कोई भी अपना दिमागी संतुलन खो सकता है, लेकिन आरोही की बातें उन दोनों को बड़ी अजीब लग रही थी। मैं जो कह रही हूँ पूरे होश में कह रही हूँ सैम। उस आशुतोष मित्तल की वजह से आज ये सब हो रहा है। आशुतोष मित्तल मनहूस है। आरोही ने ये बात बहुत गुस्से में कही थी। उसकी बात सुनकर सैम और शनाया दोनों शॉक्ड हो गई। शनाया ने उसके पास जाते हुए कहा, आरोही, तू पागल हो गई क्या? क्या नाम शनाब बोले जा रही है? उसी आशुतोष मित्तल से तेरी शादी होने वाली है। शनाया की बात सुनकर आरोही पीछे पलटी और कहा, मैंने ये शादी तोड़ दी है शनाया। मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं कर सकती जिससे सिर्फ नाम जुड़ने पर मेरी मॉम की ये हालत हो गई है। मैंने अभिनव सर से इस शादी के लिए इनकार कर दिया है। आरोही की बात सुनकर सैम और शनाया दोनों शॉक्ड हो गए। उन दोनों ने एक साथ चौंकते हुए कहा, क्या? आशुतोष जब रवि के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला तब उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई है जो उस पर नजर रख रहा था। एक शख्स उसे फॉलो कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि मनीष राठौड़ था, सूरज सिंघानिया का नया पर्सनल असिस्टेंट। सूरज को अभी तक ये नहीं पता चला था कि मनीष उसकी हेल्प क्यों कर रहा था या उसकी आशुतोष और मित्तल ग्रुप के साथ क्या दुश्मनी है। उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन मनीष का पर्सनल इंटरेस्ट सिर्फ आशुतोष को बर्बाद करने में था। मनीष ने आशुतोष और रवि का पीछा बड़ी सावधानी से किया और नोटिस किया कि जिस फ्लोर पर मिसेस शर्मा को रखा गया है वहाँ किसी भी बाहरी इंसान को जाने की परमिशन नहीं है। जब आशुतोष भी अपना चेहरा ढककर वहाँ पहुंचा था उसे भी रोक दिया गया था। मनीष ये तो जान चुका था कि आशुतोष और आरोही की शादी वाली बात सही है, लेकिन वो यहाँ इससे भी ज्यादा कुछ जानने के लिए आया था। एक्सक्यूज मी सर, आप वहाँ नहीं जा सकते, ये प्राइवेट एरिया है। एक वार्ड बॉय ने मनीष को उस तरफ जाने की कोशिश करते हुए देखा जहां मिसेस शर्मा को एडमिट किया गया था। उसने मनीष को रोकते हुए कहा। मनीष ने देखा एक दुबला पतला कम उम्र का वार्ड बॉय उसे रोक रहा था। मनीष ने उसके पास जाते हुए कहा, प्राइवेट मतलब यहाँ तो जरूर किसी सेलिब्रिटी को रखा गया होगा। सेलिब्रिटी? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? न्यूज नहीं देखते क्या? जब से इन्हें एडमिट किया गया है तब से न्यूज वाले हमारा हॉस्पिटल ही दिखा रहे हैं, वार्ड बॉय ने मनीष को बताया। वैसे तो मनीष ये सब जानता ही था, लेकिन वो यहाँ कुछ नया जानने आया था। उसने देखा कि वार्ड बॉय के पास शायद कोई नई जानकारी नहीं मिल सकेगी। उसका प्लान उस वार्ड की किसी नर्स से बात करने का था। उसने वार्ड बॉय से पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, अच्छा वो न्यूज? हाँ हाँ, मैंने देखा था। आशुतोष मित्तल की होने वाली मदर इन लॉ को यहाँ रखा गया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी सिक्योरिटी होगी। इतना कहकर मनीष ने सोचा कि अब वो आगे की जानकारी के लिए किसी और को ढूंढ लेगा। जैसे वो वहां से जाने वाला था उस वार्ड बॉय ने कुछ ऐसा कह दिया जो अब मनीष के काम की बात थी। उसने कहा, हाँ सर, होने वाली मदर इन लॉ, पता नहीं होगी भी या नहीं। इतना कहकर वो लड़का भी अपने काम पर जाने लगा। मनीष भी लगभग वापस जाने के लिए घूम चुका था, लेकिन जैसे उसके कानों में वार्ड बॉय के शब्द पहुंचे वो रुक गया। एक मिनट, क्या कहा तुमने? मनीष ने उस वार्ड बॉय को आवाज देते हुए कहा। मैंने क्या कहा? इस एरिया में नहीं आ सकते, यही तो कहा। प्राइवेट एरिया है सर, वार्ड बॉय ने जवाब दिया, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं था कि मनीष किस बारे में बात कर रहा था। उसने तो जो भी कहा था वो बस एक फ्लो में कह दिया था। मनीष ने उसके पास जाते हुए कहा, तुमने कहा मदर इन लॉ होगी भी या नहीं, इसका मतलब? अरे सर, वो तो मैंने बस यूं ही कह दिया, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वार्ड बॉय को अपनी गलती का एहसास हुआ और मनीष को टालने के लिए कहने लगा। मनीष भी अब समझ चुका था जिस काम के लिए वो यहाँ आया है उसमें ये वार्ड बॉय उसकी हेल्प कर सकता है। देखो राकेश, मनीष ने उसकी ड्रेस पर लगे नेम टैग को देखते हुए उसका नाम लिया और कहा, मैं एक रिपोर्टर हूँ, यहाँ न्यूज के लिए आया था। तुम अगर कुछ बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा? तुम रिपोर्टर हो? अगर किसी को पता चलेगा तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, जानते भी हो क्या होगा? तुम मेरी नौकरी खाओगे यार। मैं अभी गार्ड्स को बुलाता हूँ। राकेश नाम के उस वार्ड बॉय ने जैसे सुना कि वो एक न्यूज रिपोर्टर है वो घबरा गया। मनीष ने तुरंत मौके को समझते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और एक 500 रुपए का नोट निकाल लिया। उसने वो नोट उस वार्ड बॉय को दिखाते हुए कहा, यार नौकरी का सवाल तो मेरा भी है। तुमको पता है
अगर मैं कोई न्यूज़ यहाँ से नहीं लेके गया तो आज शाम तक मेरी नौकरी भी नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से कोई नई खबर मिल जाती है तो मेरा भी फायदा होगा और खबर देने वाले का भी। मनीष ने ये बात अपने हाथ में उस 500 के नोट को लहराते हुए कहा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आशुतोष और रवि सीधा उस सीक्रेट प्लेस पर गए थे जहां उन्होंने न्यूज़पेपर के मालिक को किडनैप करके रखा था। हॉस्पिटल में एंटर होते हुए आशुतोष आरोही से टकराया था, लेकिन जल्दबाजी में उसने उसे पलट कर देखा भी नहीं। आशुतोष को रह रहकर यही लग रहा था कि जैसे उसने टकराते वक्त कुछ तो अलग एहसास हुआ है। ये किसी मैजिक की तरह था जिसे आशुतोष समझ नहीं पाया था। सर, एक्सक्यूज मी सर। रवि आशुतोष को आवाज दे रहा था, लेकिन आशुतोष को बार बार हॉस्पिटल में किसी अजनबी से टकराना याद आ रहा था। आशुतोष सर, रवि ने इस बार थोड़ा लाउड वॉइस में कहा और आशुतोष जैसे किसी सपने से बाहर आया। उसने रवि की तरफ देखा जो उसके सामने खड़ा था। आशुतोष इस वक्त बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर वो फोटोग्राफ्स रखे हुए थे जो उन्होंने न्यूज़पेपर के मालिक से जब्त किए थे। सर, हमने पूरी छानबीन कर ली है। न्यूज़पेपर वाला सही बोल रहा है। ये फोटोग्राफ्स उसके पास पहुंचाने के लिए एक बच्चे का सहारा लिया गया था। उस बच्चे से हमने बात की है। उसका कहना है कि एक आदमी ने उसे एक एनवलप और कुछ पैसे देकर यहाँ काम करवाया है। रवि ने आशुतोष को पूरी जानकारी दी। उसने शहर में अपने आदमियों को लगा के रखा था ताकि किसी भी क्लू के बारे में उन्हें जानकारी टाइम से मिल पाए। आशुतोष ने रवि से कहा, गुड। उस बच्चे ने उस आदमी का हुलिया तो बताया ही होगा। रवि ने अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए कहा, नो सर, वो लड़का देख नहीं सकता। वो ट्रैफिक सिग्नल के पास भीख मांगता है। उसे एनवलप देने वाला खुद उसके पास आया था। रवि की बात सुनकर आशुतोष ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये सब कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। ये पूरा प्लान एक सोची समझी साजिश है। कौन हो सकता है जिसे इन सब में फायदा मिलेगा? तभी आशुतोष के मोबाइल पर समीर का कॉल आया। समीर ने उसे इसीलिए कॉल किया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि हॉस्पिटल में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। सुबह नाश्ते के वक्त वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे और समीर ने यही कहा था कि अगर भैया को पता चला तो ठीक नहीं होगा। उसे भी पता था कि शादी से पहले गुरुजी ने उसे और आरोही को मिलने से मना किया था। आशुतोष ने समीर की कॉल पिक करके उसे हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया। समीर को ये जानकर खुशी हुई। उसका और आरोही का आमना सामना नहीं हुआ। चलो अच्छा हुआ, बस अब भैया को ये सब पता ना चले कि तुम हॉस्पिटल गए थे। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मेरी जरूर क्लास ले लेंगे। समीर ने सारी बात सुनने के बाद कहा। आशुतोष उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर समीर ने पूछा, अच्छा उस न्यूज वाले का क्या हुआ? आशुतोष ने समीर को बताया कि वो न्यूज किस तरह से एक अंधे गरीब बच्चे का सहारा लेकर पेपर तक पहुंची। उसकी बात सुनने के बाद समीर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है आशु, कौन हो सकता है वो आदमी? नो आइडिया, कोई भी हो सकता है। कोई दोस्त, कोई दुश्मन, कोई शुभचिंतक या कोई नौकर, कोई भी हो सकता है। पता लगाना मुश्किल है। आशुतोष ने समीर की बात का जवाब दिया। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या सूरज सिंघानिया? नहीं समीर, वो नशे में इतना डूबा रहता है कि उसे खुद के प्रॉफिट लॉस की कोई खबर नहीं होती। उसे कहाँ से पता होगा इस शादी का? और वैसे भी अगर ये उसका काम होता तो उसका दाव उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि हमारे शेयर प्राइसेस मार्केट में अप हो चुके हैं, ना कि डाउन। आशुतोष ने उसे अपना अनुमान बताया। समीर ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि सब बिजनेस राइवलरी के लिए नहीं किया गया है। तो तब तो हालात और बुरे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये सब पर्सनल इंटेंशन से किया जा रहा है। समीर की बात सुनकर आशुतोष भी सोच में पड़ गया, क्योंकि ये स्थिति सच में उनके लिए खतरनाक थी। आशुतोष को डर इस बात का नहीं था कि उसका अनजान दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि उसे इस बात की फिक्र होने लगी थी ये दुश्मन उसकी फैमिली में से किसी को टारगेट कर सकता है। जहां एक तरफ आशुतोष अपने लेवल पर अपने दुश्मन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, वहीं मनीष ने उस वार्ड बॉय से झूठ कहकर उससे काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली थी। सर, आपके लिए मैंने इतना रिस्क लेकर ये वीडियो लाया है, लेकिन इसका अलग से लगेगा। वो सीसीटीवी वाले गार्ड्स, उन लोग को भी देना पड़ता है ना? उस वार्ड बॉय ने मनीष के मोबाइल में सीसीटीवी से निकाला हुआ एक वीडियो क्लिप अपलोड करवा दिया। अलग से तो मिल जाएंगे, लेकिन खबर तो पक्की है ना? मनीष ने उस वार्ड बॉय को पूछा। 100% सही है खबर सर। आई शपथ, मैंने खुद उन दोनों को बात करते हुए सुना था। सीसीटीवी में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, नहीं तो आप भी सुनते। वार्ड बॉय ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कहा, उसकी बात पर कोई भी यकीन कर लेता। मनीष ने अपने मोबाइल में उस क्लिप को प्ले किया और देखने लगा। क्लिप में साउंड तो नहीं था, लेकिन हाव भाव से वो समझ गया था कि जो बात वार्ड बॉय कह रहा है वो सही है। लेकिन सर, मेरा नाम तो नहीं आएगा ना? मेरी नौकरी का सवाल है। वार्ड बॉय ने मनीष के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। मनीष ने उसकी तरफ देखा और कहा, अरे तुम टेंशन मत लो, तुमने मेरी नौकरी बचाई है, मैं तुम्हारी नहीं जाने दूंगा।
इतना कहकर मनीष ने उस लड़के को 500 का नोट और पकड़ाया और वो वीडियो क्लिप के साथ नई जानकारी लेकर वहां से चला गया। उधर गुरुजी के आश्रम में अभिनव को उस पेड़ के नीचे बैठकर काफी वक्त बीत चुका था। अभिनव बैठे हुए सोच रहा था किस तरह आरोही को मनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि आरोही इस शादी से इनकार करे। इसकी वजह न सिर्फ आशुतोष का आरोही को पसंद करना था या गुरुजी का अप्रूवल दे देना, बल्कि इससे बढ़कर अब ये बात मित्तल्स की प्रेस्टीज की भी थी। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी, वो भी सबूत के साथ कि आशुतोष अपने ही एम्प्लॉय की बेटी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में शादी नहीं होती तो सबको यही लगेगा ये सब मित्तल्स की कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। अभिनव काफी देर से वहां बैठे बैठे सोच रहे थे कि तभी उनके कानों में गुरुजी की आवाज सुनाई दी। अभिनव। गुरुजी की आवाज सुनते ही अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आ गए। पहले तो उन्हें लगा कि ये भी उनका कोई ख्याल ही होगा, लेकिन जब उन्होंने सामने देखा तो गुरुजी अपनी आंखें खोले उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभिनव को विश्वास नहीं हुआ। कई कई दिनों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहने वाले गुरुजी इतनी जल्दी कैसे जाग गए। अभिनव ने खड़े होते हुए गुरुजी को प्रणाम किया, उनके पास पहुंचे। माफ कीजिए गुरुजी, मेरी वजह से आपको ध्यान से जागना पड़ा। इसमें माफी की कोई बात नहीं अभिनव, जब आप यहाँ आए थे तभी हम जाग चुके थे। गुरुजी ने अपनी सौम्य आवाज में अभिनव से कहा। तो फिर आपने उसी वक्त अपनी आंखें क्यों नहीं खोली गुरुजी? अभिनव को आश्चर्य हुआ गुरुजी की बातों से। गुरुजी ने अभिनव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उस वक्त आपका मन अशांत था अभिनव। गुरुजी की बातें हमेशा गहरी होती है, जिन्हें समझ पाना हर बार आसान नहीं होता। अभिनव ने गुरुजी की बात सुनकर कहा, मन तो अभी भी अशांत है गुरुजी। तब गुरुजी ने अभिनव से कहा, नहीं अभिनव, अब आपका मन अशांत नहीं है, बल्कि अब आप अपने सही सवालों को पूछने के लिए तैयार हैं। अगर आप अशांत मन से मुझे कुछ पूछते तो ना आप सवाल कर पाते, ना मैं आपको सही जवाब दे पाता। गुरुजी की बात सुनकर अभिनव को एहसास हुआ वो सही कह रहे थे। अगर अशांत मन से कोई भी कार्य किया जाए उसके सफल होने की संभावना हमेशा कम होती है। अभिनव ने महसूस किया कि वो जितने वक्त से वहां बैठे थे उतने वक्त में यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की वजह से अब उन्हें काफी शांति का अनुभव हो रहा था। अभिनव ने अपने हाथ जोड़ते हुए गुरुजी से कहा, आपकी बात सही है गुरुजी, लेकिन मेरे सवालों के जवाब तो दीजिए। वो तो आप ही के पास है। मुझे बताइए मैं क्या करूं? आरोही ने शादी से इनकार कर दिया है, जबकि आपने कहा था कि शादी इसी महीने हो जानी चाहिए। अब ये सब कैसे होगा गुरुजी? मैं तो परिवार में भी किसी से ये कह नहीं पा रहा हूँ। ये सब। अभिनव की परेशानी सुनने के बाद गुरुजी दोबारा मुस्कुराए। उनका चेहरा पहले की तरह तेज से भरा और सौम्य था। उन्होंने अभिनव से कहा, मनुष्य जितना भी चाहे प्रयास कर ले, लेकिन वो अपने भाग्य से कभी नहीं भाग सकता। हमारे साथ क्या होगा, कब होगा, ये सब तय करने वाले हम नहीं हैं, कोई और है। जैसे आप अपनी कंपनी में सबका काम और उनके मेहनताने का निर्धारण करते हैं। कोई अच्छा काम करे तो आप उसका मेहनताना बढ़ा देते हैं, कोई गलत काम करे तो आप उसे निकाल भी सकते हैं। इसी तरह हमारे मेहनताने का निर्धारण कोई और करता है। हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है कर्म। अच्छा कर्म करेंगे तो मेहनताना अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो यहाँ से निकाले जाएंगे। गुरुजी की बातें इतनी गहरी थी कि शायद आम इंसान उसे जल्दी समझ भी ना पाए, लेकिन अभिनव खुद एक सुलझे हुए इंसान थे और गुरुजी की बातों पर अमल करते थे। उन्हें गुरुजी की बातें तो समझ आ गई, लेकिन उनके सामने अभी भी ये विकल्प नहीं था कि वो इस शादी को टूटने से बचाएं कैसे। अभिनव ने गुरुजी से कहा, आपकी बातें तो ठीक है गुरुजी, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मुझे वर्तमान परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इस शादी को टूटने से बस आप ही बचा सकते हैं। गुरुजी ने अभिनव की तरफ देखा, वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से अभिनव से कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं जो किसी घटनाक्रम को बदल सकूं या रोक सकूं। आपको भी ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए अभिनव। ईश्वर ने अगर इन दोनों की तकदीर साथ लिखी होगी तो लाख मुश्किलें भी इन्हें रोक नहीं पाएंगी। अगर उनका एक ना होना तय होगा तो हमारे हजारों प्रयास भी उन्हें मिला नहीं पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए अभिनव, समय आने पर वही होगा जो उचित होगा। अभिनव को गुरुजी की बातों से काफी शांति मिली। उन्होंने गुरुजी की बातों पर अमल करते हुए कहा, ठीक कहते हैं आप गुरुजी, फिलहाल मेरे लिए क्या आदेश है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको बस अपने परिवार का ध्यान रखना है और दुश्मनों से सावधान रहना है। जैसे कि हमने कहा है, अभिनव के ऊपर दोष है, इसलिए खतरा कभी भी उसके पास आ सकता है। आपको बस सावधान रहना है। गुरुजी की मधुर वाणी, उनके उचित समाधान ने अभिनव की परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया था। उन्होंने गुरुजी के पास से खड़े होते हुए उन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। गुरुजी ने अभिनव को आशीर्वाद दिया, फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए।
अभिनव ने उनके तेज से भरे चेहरे को देखा और दोबारा दूर से प्रणाम करके वहां से चले गए। सैम और शनाया दोनों आरोही के घर में थी और हॉल में बैठी हुई थी। उन दोनों ने आरोही का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, किसी बात का टेंशन नहीं लेने दिया था। आरोही इस वक्त अपने रूम में सो रही थी। दोपहर में लंच के बाद आरोही सो गई थी और अब शाम होने को आई थी। आरोही शाम को सोकर उठी, उसे काफी फ्रेश फील हो रहा था। उसने अपना फेस वॉश किया और सीधा हॉल में आई जहाँ सैम और शनाया बैठे बातें कर रहे थे। वो दोनों सोफे पर बैठ गए थे। उनकी पीठ आरोही की तरफ थी। उन्हें नहीं पता था कि आरोही जाग चुकी है। आरोही ने कुछ देर तक उन दोनों को यूं ही देखा और फिर उनके पास जाकर उन दोनों को हग कर लिया। क्या बात है, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है, सैम ने आरोही को अचानक देखकर कहा। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ऐसे ही हग करती रही। शनाया ने कहा, मेरा तो रोज का है, और इस बात पर तीनों हंसने लगे। मैं तीनों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ, शनाया से कहकर किचन की तरफ चली गई। शनाया के जाने के बाद आरोही सैम के पास बैठ गई। सैम ने आरोही की तरफ देखकर कहा, आर यू श्योर? श्योर फॉर वॉट? आरोही को समझ नहीं आया कि सैम किस बारे में बात कर रही थी। यही कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी है? सैम ने उससे पूछा। आरोही ने कुछ देर तक सोचकर फिर सैम से कहा, मैंने इस बारे में सोचा है सैम। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से मित्तल्स ने इस न्यूज को अपने फेवर में यूज किया है, उसके बाद कोई भी लड़की इस शादी के लिए हाँ करेगी। और तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है? देखो आरोही, मेरे डैड भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उनके नजरिए से अगर मैं सोचूं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब आशुतोष या उसकी फैमिली ने किया है। हो सकता है ये सब उनके खिलाफ कोई साजिश हो, सैम ने आरोही को समझाते हुए कहा। सैम की बात सुनकर आरोही ने कहा, इस सब बारे में मैंने सोचा था सैम। अगर ये सब साजिश भी है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई है जो नहीं चाहता कि ये शादी हो, और अगर ये शादी हुई तो वो आगे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं है सैम, लेकिन मेरे मॉम डैड को इसमें नहीं शामिल कर सकती। अगर इस शादी से उनको कोई नुकसान पहुंचने का खतरा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। आरोही की बात बिल्कुल प्रैक्टिकल थी, जिसे सैम इग्नोर नहीं कर सकती थी। सिर्फ शादी की बात शुरू होते ही आरोही की मॉम आज हॉस्पिटल में थी और आगे न जाने कौन कौन सी मुश्किलें आ जाती। सैम के पास आरोही की बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन कुछ और बात थी जो वो कहना चाहती थी। इससे पहले कि सैम कुछ कहती, शनाया किचन से तीनों के लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स लेकर आ गई। तो मेहरबान, कदरदान, पड़ोसी हो या मेहमान, सबके लिए है इंतजाम, शनाया स्पेशल कॉफी। शनाया आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में थी शायद, और उसके मुंह से ऐसी तुकबंदी सुनकर दोनों हंसने लगी। शनाया ने सबको कॉफी दी और वो लोग कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। कॉफी खत्म हो जाने के बाद शनाया हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी थी। सैम ने कहा, शनाया तुम घर जा सकती हो, मैं आरोही को हॉस्पिटल ड्रॉप करते हुए निकल जाऊंगी। सैम की बात उन दोनों को ठीक लगी। वो तीनों तैयारी के साथ निकल पड़े। वहीं सूरज और मनीष अपने ऑफिस में बैठे थे। शाम हो चुकी थी और सारे एम्प्लॉयज अपने घर जा चुके थे। कुछ इक्का दुक्का लोग और गार्ड्स ही वहां पर थे। सूरज अपने केबिन में बैठा था, जहां मनीष उसे अपने मोबाइल में वो क्लिप दिखा रहा था। मैं कम से कम 20 बार इस क्लिप को देख चुका हूँ मनीष, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसमें हम साबित क्या करेंगे। वॉइस तो इसमें है नहीं, सूरज ने एक बार फिर उस क्लिप को देखते हुए कहा। मनीष ने सूरज की तरफ देखा और कहा, इसी बात का तो हमें फायदा उठाना है। इस क्लिप के एक्ट को हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। हम चाहे तो कोई भी रूमर फैला सकते हैं, लेकिन इन सब से हटकर हमारे पास उस वार्ड बॉय के शब्द है। उसने जो सुना है वो भी हमारे काम का ही है। मनीष की बात सूरज अच्छी तरह से समझ सकता था, लेकिन उसके मन में अभी भी थोड़ा डाउट जरूर था। वो अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना चाहता था। उसने मनीष से कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन वो मित्तल्स है। मीडिया और पुलिस में उनका ही उतना दबदबा है जितना कि हमारा। अगर उन लोगों ने इसका खंडन कर दिया तो क्या होगा? उसकी फिक्र आप क्यों करते हैं सूरज सर? इस क्लिप के आने के बाद वो चाहे खुद का कितना ही बचाव करें, लेकिन उन्हें मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। अगर वो इस खबर से इनकार भी करे तो भी उन्हें मीडिया के सामने आकर उनकी सफाई तो देनी होगी, और ऐसा होता है तो हम इस बात का फायदा उठाएंगे। हम मार्केट में ये बात फैला सकते हैं कि ये शादी वाली बात मित्तल्स ने अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए फैलाई थी। हमारा किसी भी एंगल से कोई नुकसान नहीं है। सूरज को प्रॉपर समझाते हुए मनीष ने हर एक पॉइंट डिस्क्राइब किया था। मनीष की बातों को ठीक तरह समझने के बाद सूरज ने कहा,
अगर ऐसी बात है तो फिर नेक काम में देरी क्यों? बस सावधान रहना। उसकी आप फिक्र मत कीजिए। इस क्लिप को हम आईपी मैनिपुलेट करके वायरल करेंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। और वैसे भी मित्तल्स तो इसकी सफाई देने में बिजी रहेंगे। मनीष ने सूरज को समझाया, फिर दोनों हंसने लगे। वो हंसी किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। शाम होते होते अभिनव भी घर पहुंच चुके थे। उन्हें गुरुजी की बातों पर पूरा विश्वास था, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वो घर पहुंचकर हॉल में रखे सोफे पर जा बैठे। उन्हें घर आया देख उनकी मॉम गीता जी और माया अपने रूम से बाहर निकल आए। माया ने अभिनव के पास बैठते हुए कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? माया जानती थी कि अभिनव की परेशानी की वजह वो खुद ही है, लेकिन उसकी एक्टिंग से उसे जज कर पाना अभिनव के लिए मुश्किल ही था। वैसे भी अभिनव अपनी सीधी राह चलते थे, उन्हें इस तरह के दाव पेचों का कोई इल्म ही नहीं था। अभिनव ने माया से कहा, हाँ वो थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन बेटा, तुम तो ऑफिस नहीं गए थे और समीर वहाँ काफी अच्छे से सब मैनेज कर रहा है, फिर किस बात से परेशान हो? गीता जी को भी अपने बेटे के चेहरे पर थकान और परेशानी ठीक नहीं लगी। अभिनव ने उनकी तरफ देखा और एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। कुछ बिजनेस प्रपोजल्स को लेकर काम था आज, इसीलिए थकान सी महसूस हो रही है। गीता जी अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती थी। वो जानती थी कि चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, अभिनव उसे परिवार तक नहीं आने देता। और फिलहाल तो वो ये भी नहीं जानती कि उनकी प्रॉब्लम इस बार पारिवारिक ही है। जहाँ वो दोनों परेशान थे, वहीं माया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो इतना तो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो उसके मकसद को और मजबूत करेगा। उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो जानती थी कि जो कुछ भी बात है, उसे अभिनव ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते। उनके मौके का फायदा उठाते हुए, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफी लेकर आती हूँ, मूड सही हो जाएगा। अभिनव ने माया की तरफ देखकर स्माइल किया और कहा, यस प्लीज। और माया वहां से उठकर चली गई। गीता जी वहीं बैठकर अभी भी अपने बेटे के चेहरे की परेशानियों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। अभिनव इस बारे में सोचने लगे कि आखिर वो आरोही की शादी से इनकार वाली बात कब तक छुपा पाएंगे। आशुतोष और रवि दिन भर अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि आखिर उस न्यूज के लीक होने के पीछे हाथ किसका था। अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी उन दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। आशुतोष चेयर पर बैठा कुछ सोच रहा था और रवि अपने 4 आदमियों के साथ वहीं पास में खड़ा था। सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम और ज्यादा कोशिश करेंगे, हम पता लगा ही लेंगे ये सब किसने किया है। रवि ने आशुतोष को इस तरह बैठे देखा तो कहा। आशुतोष ने कुछ सोचा और कहा, कोई फायदा नहीं रवि, जिसने भी ये किया है पूरी प्लानिंग के साथ किया है, और अगर हम पता लगा भी लेते हैं तो शायद अब तक देर हो जाएगी। हमें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि उसकी अगली चाल क्या हो सकती है। जब तक हम इन सब में उलझे हुए हैं, हमारा दुश्मन हमारी आगे की प्लानिंग पर काम कर रहा होगा। आशुतोष की बात सही भी थी, उसका शक ठीक ही था, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि उसका एक नहीं कई दुश्मन है जो मौके का फायदा उठाकर चाल चलने की तैयारी में है। उसे तो ये भी एहसास नहीं था कि एक और चाल उसके खिलाफ चली जा चुकी है, और इसका पता उसे तब लगा जब उसके पास समीर का कॉल आया। समीर का कॉल अपने मोबाइल पर आया देख आशुतोष ने पिक किया। आशुतोष, कहाँ हो तुम? समीर की आवाज काफी घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ समीर, सब ठीक तो है ना? घबराए हुए क्यों लग रहे हो? आशुतोष ने समीर से पूछा। बात ही कुछ ऐसी है आशुतोष, एक वीडियो क्लिप यूट्यूब पर वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें देखना चाहिए। समीर ने घबराते हुए आशुतोष से कहा। ऐसा क्या हुआ समीर, क्या है उस क्लिप में? आशुतोष ने समीर से और जानना चाहा। समीर ने कहा, तुम जहां भी हो बस मीडिया से बचकर रहना, मैं तुम्हें वीडियो लिंक फॉरवर्ड करता हूँ, तुम्हें वो देखकर सब समझ में आ जाएगा। इतना कहकर समीर ने कॉल कट कर दिया। रवि भी आशुतोष की तरफ देखने लगा। उससे बात करने से उसे समझ में आ चुका था कुछ तो गड़बड़ हुई है। उसे एहसास हो चुका था कि जिस अगली चाल के बारे में वो सोच रहे थे, वो दुश्मन चल भी चुका है। 1 मिनट के अंदर आशुतोष के मोबाइल पर समीर का मैसेज आया। उस लिंक को ओपन करने के बाद आशुतोष ने देखा और दंग रह गया। जिस क्लिप की बात समीर कर रहा था वो हॉस्पिटल की क्लिप थी। उसे देखने के बाद आशुतोष की आंखें खुली की खुली रह गई। वहीं आरोही और सैम उसकी कार से हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। शनाया को उसके घर ड्रॉप करने के बाद सैम और आरोही थे कार में। सैम को आखिर मौका मिल गया था जो बात वो घर पर करना चाहती थी। तो तुम्हारा फैसला नहीं बदलेगा शादी के बारे में? सैम ने दोबारा बात को शुरू करते हुए कहा। आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, कोई वजह ही नहीं है फैसला बदलने की। आरोही की बात सुनकर सैम ने कहा, ठीक है आरोही, मैं तुम्हारे फैसले का अपोज तो नहीं करूंगी, लेकिन
एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। कहो सैम, वैसे भी तुम्हें मौके की जरूरत कब से पड़ने लगी? आरोही की बात सुनकर दोनों हंस दिए। सैम ने देखा कि आरोही का मूड अभी भी ठीक है, तो उसने यही सही मौका देखकर कहा, अगर तुम इस शादी से इनकार करती हो तो इसका मतलब यह है कि अनुकल्प के बारे में तुमने दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। सैम के मुंह से अनुकल्प का नाम सुनकर आरोही ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हर वक्त किसी के सहारे की जरूरत है? आशुतोष नहीं तो अनुकल्प, अनुकल्प नहीं तो कोई और। ऐसा कब तक होगा कि हम लड़कियां इन मर्दों के सहारे ही सब कुछ करेगी? क्या हमारी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है? तुम गलत समझ रही हो आरोही, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान है जो किसी के सहारे की मोहताज नहीं है। सैम ने आरोही को समझाते हुए कहा। आरोही को भी एहसास हुआ कि उसने सैम से ये बात थोड़ी रूडली कह दी थी। उससे पहले सैम की पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। आरोही ने खुद को शांत करते हुए कहा, ओफो, मेरे कहने का मतलब था कि मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ? आरोही ने जानबूझकर ये बात थोड़े मजाकिया लहजे में कही थी, ताकि सैम को पता चल सके कि वो उस पर नाराज नहीं है। आरोही तो बस इतना ही चाहती थी कि उसे अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिले। पिछली बार सैम की बातों से उसे लगा था कि आशुतोष से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी मॉम की यही इच्छा थी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। आरोही दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करती थी तो वो उसके मॉम डैड ही थे। वो कभी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती थी, लेकिन कोई उनको नुकसान पहुंचाए ये भी उसे बर्दाश्त नहीं था। फिलहाल तो उसकी नजरों में आशुतोष वो इंसान था जिसकी परछाई से भी उसके परिवार को नुकसान पहुंच सकता था, और अनुकल्प वो इंसान था जिसने उसे छोड़कर अपना रास्ता चुना था। आज आरोही के पास मौका था कि वो या तो उन दोनों में से किसी एक को चुन ले या फिर अपनी एक अलग पहचान कायम करे, और उसने फैसला दिल से नहीं, दिमाग से किया था। बातें करते हुए दोनों हॉस्पिटल के पास पहुंच गए थे। हॉस्पिटल के कंपाउंड में सैम ने अपनी कार रोक दी और आरोही की तरफ देखने लगी। आरोही ने सैम से कहा, सॉरी यार, मैं थोड़ा रूड हो गई थी, लेकिन मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो जानती हो अनुकल्प वाला चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है। अब मैं दोबारा उसके बारे में नहीं बात करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरी लाइफ में एंटर करने की कोशिश भी करे। सैम ने आरोही की तरफ देखा और कहा, जो कि वो कर रहा है। क्या मतलब? आरोही ने पूछा। अनुकल्प का कॉल आया था मेरे पास, तुम्हारे लिए। सैम ने आरोही से कहा। वो उसे यही बात बताना चाहती थी, लेकिन इन सब कंडीशंस में वो उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। सैम की बात सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? आरोही को यकीन नहीं था कि अनुकल्प उसकी लाइफ में वापस आने के लिए ये सब भी कर रहा है। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड होगा। रात के करीब 2 बज रहे थे और आरोही की आंखों में नींद नहीं थी। वो लगातार अपनी मॉम को देखे जा रही थी। उनके सर के पास बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे। हाथों में कंटिन्यू ग्लूकोज और मैनिटोल की बोतल एक के बाद एक लग रही थी। अभी तक उन्हें होश नहीं आया था, लेकिन डॉक्टर ने अब कंडीशन नॉर्मल डिक्लेयर कर दी थी। मॉम प्लीज, जल्दी से उठ जाओ, कितना टाइम हो गया आपकी आवाज सुने। आरोही ने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर बहुत ही धीमी आवाज में कहा। वैसे तो वहाँ कोई और मरीज नहीं था, क्योंकि ये एरिया प्राइवेट था, और अभिनव की वजह से आरोही की मॉम को स्पेशल ट्रीटमेंट भी दी जा रही थी। आरोही कुछ देर तक यूं ही अपनी मॉम को देखती रही। बीच में एक बार नर्स ने भी आरोही से कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। आरोही अपने हाल ही में किए गए फैसलों के बारे में सोच रही थी। कुछ वक्त पहले उसने अनुकल्प के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब आशुतोष के साथ वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसे अपने लिए फैसलों पर अफसोस था, लेकिन सैम की बातों से अब वो ये भी जानती थी कि अनुकल्प वापस उसकी लाइफ में आना चाहता है। सैम ने शाम के वक्त उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करते हुए अनुकल्प के बारे में पूरी बात बता दी थी। आरोही अपनी मॉम के बेड के पास सर रखकर सोचने लगी, क्या उसे अनुकल्प को एक मौका देना चाहिए? क्या वो बदल चुका होगा? क्या उसके बदल जाने से वो सब बदल जाएगा जो उस वक्त हुआ था? आरोही ने बेड पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। अपने अतीत के पन्नों को पलटने लगी। अनुकल्प के कॉलेज खत्म हुए पूरे 2 महीने बीत चुके थे। डेटा को एनालाइज करना होता था। पिछले कुछ दिनों से खुद को इग्नोर करता होगी। तुम दोनों का सही है यार,
जब आशिकी लड़ाना हो तो सैम, रूठना मनाना हो तो सैम, कभी घर से भागने का प्लान बने तो सैम को याद मत कर लेना। सैम ने आरोही के साथ मजाक करते हुए कहा। आरोही शाम के वक्त सैम के घर पहुंची थी। अरे मेरी प्यारी सैम, तुझे याद नहीं करेंगे तो किसे याद करेंगे? तुम हमारी आशिकी की इकलौती गवाह हो। आरोही ने भी सैम के साथ उसी टोन में बात करते हुए कहा। सैम ने आरोही की तरफ देखकर कहा, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मैं डाइटिंग पर हूँ। मुद्दे की बात बताओ कि चाहती क्या हो मुझसे। आरोही ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा, यार क्या बताऊं, अनुकल्प आजकल मुझे इग्नोर करने लगा है। हो सकता है वो काम में बिजी रहता हो, लेकिन फिर भी पिछले 1 हफ्ते से ना तो वो मेरे कॉल्स ले रहा है, ना ही मेरे मैसेज के रिप्लाई दे रहा है। ओहो, तो ये बात है। लगता है कोई दूसरी पसंद आ गई होगी। सैम ने आरोही की खिंचाई करते हुए कहा। आरोही इसकी बात सुनकर नाराज होते हुए बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो कहीं बिजी होगा। अच्छा, तो चलो अभी पता कर लेते हैं। ऐसा कहकर सैम ने अपना मोबाइल उठाया और अनुकल्प को कॉल कर दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी अनुकल्प ने कॉल रिसीव नहीं किया। सी, आई टोल्ड यू, वो बिजी होगा, आरोही ने कहा। सैम ने उसकी बात का जवाब न देते हुए दोबारा से उसे कॉल किया। इस बार कुछ रिंग्स के बाद अनुकल्प ने कॉल रिसीव किया। हे अनुकल्प, व्हाट्सएप? सैम ने अनुकल्प के कॉल रिसीव होते ही कहा और अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि आरोही भी पूरी बात सुन सके। नथिंग, तुम सुनाओ, आज कैसे याद किया? अनुकल्प ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा। याद तो रोज आती है, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल है, सैम ने सस्पेंस बनाने के अंदाज में कहा। अनुकल्प ने भी उसी टोन में पूछा, और वो स्पेशल है क्या? पार्टी मूनलाइट क्लब में 1 घंटे बाद? सैम ने अनुकल्प को पार्टी के लिए इनवाइट करते हुए कहा। असल में उसका पार्टी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसने बस यूं ही कह दिया, अरे नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, कुछ जरूरी काम से फ्री होकर थोड़ी देर सो रहा था और उतने में तुम्हारा कॉल आ गया। मैं तो अभी अभी आधी नींद में हूँ, अनुकल्प ने पार्टी के लिए इनकार करते हुए कहा। सैम भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने थोड़ा झूठ का तड़का लगाते हुए कहा, डूड, थोड़ा स्पेशल ये पार्टी नहीं है, अंजलि है, वो भी आज पार्टी में आ रही है। अंजलि का नाम सुनकर थोड़ी देर के लिए तो आरोही भी शॉक्ड हो गई थी। अंजलि उनके कॉलेज की सबसे फेमस लड़की थी। उसके पीछे कई लड़के पागल थे। इसकी वजह उसकी सुंदरता नहीं थी, बल्कि उसका एक्स्ट्रा मॉडर्न एटीट्यूड और ड्रेसअप था। 1-2 बार आरोही के सामने अनुकल्प ने भी अंजलि का जिक्र किया था, लेकिन सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए। अनुकल्प ने जैसे अंजलि का नाम सुना, वो सोचते हुए बोला, तो ये बात है। अनुकल्प की ये बात सुनकर अब आरोही को गुस्सा आने लगा था। सैम ने आरोही को देखा, वो समझ गई। उसने आरोही को इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हूँ कि वो सही कह रही थी। अनुकल्प का इंटरेस्ट उसमें कम हो गया है। हाँ, अंजलि तो ये भी कह रही थी कि अनुकल्प अगर पार्टी में नहीं होगा तो आएगी भी नहीं। डूड, आई थिंक शी लाइक्स यू, सैम ने ये बात आरोही की तरफ देखकर कही। आरोही ये सुनकर इस वक्त जेलस फील कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब अनुकल्प ने कॉल पर कुछ ऐसा कहा जो उन दोनों के लिए अनएक्सपेक्टेड था। अनुकल्प ने कहा, यार वैसे तो है वो बड़ी हॉट, आरोही की तरह झल्ली नहीं है, मुझे लगता है पार्टी में आ ही जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, मैं सिर्फ अंजलि की वजह से पार्टी में आना एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अनुकल्प की बात सुनकर आरोही के साथ साथ सैम को भी विश्वास नहीं हुआ। सैम को तो लगा कि एक पल के लिए उसके कानों ने गलत सुन लिया था। आर यू श्योर? सैम ने आरोही की तरफ देखते हुए कॉल पर अनुकल्प से दोबारा कंफर्म किया। अरे 100% श्योर, अब अंजलि जैसी लड़की को मना कौन कर सकता है, अनुकल्प ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा। आरोही इस बात पर पूरी तरह से गुस्से से लाल हो चुकी थी। एक तो अनुकल्प ने उससे 1 हफ्ते से बात नहीं की थी और अब वो किसी और लड़की की तारीफ कर रहा था। आरोही गुस्से में आग बबूला हो गई थी। वो एकदम से उठ गई जैसे कि वो जाना चाहती हो। तभी अनुकल्प ने कहा, अच्छा सैम, एक बात बताओ, पार्टी में तुम्हारी वो फ्रेंड भी आ रही है क्या? सैम तो खुद शॉक थी कि अनुकल्प ने अभी कुछ देर पहले जो कहा था वो सच भी था या नहीं, और अब वो दोबारा किसके बारे में पूछ रहा है। सैम ने कहा, कौन फ्रेंड? अरे वो क्यूट सी जिसके गाल में डिंपल पड़ते हैं। अनुकल्प, तुम किसकी बात कर रहे हो? सैम ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अनुकल्प ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, अरे वही जो तुम्हारे पास बैठी है, क्यूट सी, ब्यूटीफुल सी और थोड़ी झल्ली सी, आरोही। आरोही और सैम ने जैसे ही अनुकल्प के मुंह से ये सुना, वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। क्या अनुकल्प जानता था कि आरोही वही है? अनुकल्प ने कॉल पर ऐसा कहा जैसे वो उन दोनों को देख रहा हो। वो बोला, अब एक दूसरे को क्या देख रहे हो? आरोही को बुलाया है पार्टी में या अंजलि से काम चलाना पड़ेगा? आरोही ने गुस्से से फोन लिया और चिल्लाते हुए कहा, यू इडियट, तुम्हें पता था ना मैं यहाँ पर हूँ, फिर भी? अनुकल्प जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल,
मुझे पता था कि तुम वही हो, और सैम को कहना जिस कॉलेज से वो डिग्री लेकर आ रही है ना, वहां के हम टॉपर हैं। अनुकल्प ने थोड़ा बनते हुए ऐसा कहा। आरोही का गुस्सा तो अब तक खत्म हो चुका था। अनुकल्प की बात पर वो बोली, रियली? ओके, थर्ड टॉपर, अब खुश? अनु उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आरोही ने अनुकल्प की तरफ देखकर कहा, यूएस? यस, पिछले एक हफ्ते से मैं इसी प्रोसेस में बिजी था। वो चाहते हैं कि मैं उनके सिएटल वाले ब्रांच में ज्वाइन कर लूं, जहां मैं वेस्ट कोस्ट और कैनेडियन मार्केट में डीलिंग करूंगा। साथ ही यूरोपियन मार्केट का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास। अनुकल्प ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया। उसने एक्साइटमेंट में अपना फोर्थ बैग खाली किया। अनुकल्प ने आरोही को इस बार ताना देते हुए कहा। सैम ने देखा कि अनुकल्प अब कुछ ज्यादा ही नशे में आ चुका है। उसने बीच बचाव करते हुए कहा, ओके, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी आरोही घर पे बता के नहीं आई है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आरोही अपनी मॉम को बताकर नहीं आई है ना? अनुकल्प की बातें अब बिना सर पैर के होने लगी थी। आरोही ने उसकी तरफ देखकर कहा, अनुकल्प, अब बहुत हो गया, तुम्हें जाना है जाओ। मुझे बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं घर जा रही हूँ, चलो सैम। सैम उसके साथ जाने के लिए खड़ी हो गई, लेकिन तभी अनुकल्प ने कहा, सी, इसी वजह से मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया था, क्योंकि तुम्हें अपने अलावा आता भी क्या है। हर बात पर ओवर रिएक्ट करती हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अनुकल्प ने जैसे ही आरोही की मॉम का नाम लिया, वो दोनों वहीं रुक गए। सैम समझ चुकी थी अनुकल्प को अब कुछ ज्यादा ही नशा हो गया है। आरोही ने अब की बार अनुकल्प को गुस्से से देखा, थोड़ा लाउड वॉइस में बोला, अनुकल्प, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मेरी मॉम को इन सब में लाने की जरूरत क्या है? जरूरत तो नहीं थी, लेकिन तुम कर ही ऐसी रही हो। तुम्हारी मॉम भी ऐसी ओवर एक्ट कर रही थी जब मैं उनसे मिला था। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं तुम्हें लेकर उसी वक्त भाग जाने वाला हूँ। यू नो, तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो। कुछ समझ आता नहीं है, बस बात का बतंगड़ बनाते हो। यहाँ मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं यूएस में रहूंगा, डॉलर्स में कमाऊंगा। तुम्हें इस बात की खुशी मनाने की जगह इसमें प्रॉब्लम दिख रही है। सच में तुम दोनों एक जैसे ही हो, पढ़े लिखे बेवकूफ। अनुकल्प नशे में कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप बोल रहा था, और आरोही की मॉम के बारे में उसने हद पार कर दी थी। लेकिन जैसे उसने उसे और उसकी मॉम को बेवकूफ कहा, आरोही से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक जोरदार तमाचे की आवाज वहां गूंजी। आरोही के हाथों की 5 उंगलियां अनुकल्प के गालों पर छप चुकी थी।